टेरिफ वर्ल्ड वार, जहां दूसरी गुलामी की तरफ। ये मैं क्यों कह रहा हूं, इसके पीछे का कारण है हिंदुस्तान पहले इस्लाम की कुछ क्षेत्र में गुलामी झेल चुका है, बड़े क्षेत्र में उससे भी ज्यादा हम अंग्रेजों की झेल चुके हैं। हालांकि पूरा हिंदुस्तान कभी गुलाम नहीं था, लेकिन अंग्रेजों की भी झेल। अब पुनः उसी तरफ दुनिया जा रही है, और इसलिए बिंदास कविता में कहूंगा, इतनी दादागिरी सहने की आदत नहीं हमारी है, कान खुलकर सुन अमेरिका, अपनी पूरी तैयारी है, नए नवेले टैक्स लगाकर वो दुनिया से पैसे ऐंठेंगे, लक्ष्मण रेखा पार हुई तो हम भी चुप ना बैठेंगे, माना कि तुम शातिर हो पर हमको भी कमजोर न समझो, आज चल रहे टेढ़वार में बस अपनी ही जोर न समझो, डोनाल्ड तुम्हें समझना होगा, धरती वीरों से भरी हुई है, पर पैसों की इस भूख में तेरी मानवता भी मरी हुई है, झुकना नहीं इस बार हमें है, लाख चुनौती आई है, स्वाभिमान सर्वोपरि रख हमने घास की रोटी खाई है। ये उस देश से डोनाल्ड ट्रंप पंगा ले रहे हैं जहां पर लोग सिंहासन के लिए नहीं, सत्य के लिए लड़ते हैं, चाहे घास की रोटी भी क्यों ना खाना पड़े। और इसलिए इस लड़ाई के लिए आपको नई गुलामी से बचना है तो सरकार को कहना पड़ेगा कि भले हम कुछ नुकसान झेलेंगे लेकिन हम नहीं झुकेंगे। विस्तार से मुद्दे को देखते हैं। टैरिफ वर्ल्ड वॉर के जरिए ट्रंप दुनिया को दूसरी गुलामी की ओर ले जाने को लेकर डेस्परेट दिख रहे हैं, लेकिन सच तो ये है कि खुद को दुनिया का सरपंच समझने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की हवा टाइट है। तेल की आड़ में वो दुनिया को अपनी ठसक दिखाना चाहते हैं। दुनिया के नक्शे पर तेजी से उफान मारती भारतीय अर्थव्यवस्था से उनकी कुर्सी डगमगाने लगी है। अमेरिका फर्स्ट वाली थ्योरी पर हावी हो रही भारत की आत्मनिर्भरता उन्हें बगावत लगने लगी। वो जानते हैं कि भारत दुनिया का एक नया शक्ति ध्रुव बन रहा है। भारत की ग्लोबल एक्सेप्टेंस से भी वो असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। भारत को झुकाने के लिए ट्रंप ने हर मुमकिन कोशिश की। ऑपरेशन सिंदूर, अमेरिकी ट्रेड मोनोपोली और दुनिया पर थोपी जा रही अमेरिकी दादागिरी हर बार मुंह की खानी पड़ी। बौखलाए ट्रंप ने टैरिफ पे टैरिफ लगाए, पहले 25% और फिर 25%। बाकायदा एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी कर दिया गया। ये भी कहा कि भारत नहीं माना तो आगे और भी टैरिफ बढ़ाएंगे। उन्हें लगा भारत डर जाएगा, लेकिन भारत झुका नहीं, बल्कि ट्रंप और उनके टैरिफ वर्ल्ड वॉर वाले बुलबुले को पंचर कर दिया। भारत ने 50% टैरिफ हाइक को अनुचित और अन्यायपूर्ण बताया और कहा कि हम अपने हितों की रक्षा के लिए उचित कदम उठाने को प्रतिबद्ध हैं। भारत ही नहीं, ब्राजील, रूस जैसे तमाम देश हैं जो अब ट्रंप की इन टैरिफ धमकियों से बेपरवाह है। ट्रंप के निशाने पर आया भारत इस टैरिफ वॉर में अकेला नहीं है। रूस, चीन, ब्राजील के साथ कई और देशों ने अमेरिकी तानाशाही के खिलाफ बिगुल फूंक दिया। उधर ट्रंप की नजर न केवल भारत बल्कि पूरे ब्रिक्स संगठन पर टेढ़ी बनी हुई है। अप्रैल में ट्रंप ने ब्रिक्स पर 10% का एक्स्ट्रा टैरिफ लगाने की धमकी दे दी थी। इस समूह में भारत भी संस्थापक सदस्य है और जिसमें ब्राजील, रूस, चीन और साउथ अफ्रीका के अलावा ईरान, मिस्र, इथोपिया, इंडोनेशिया और संयुक्त अरब अमीरात भी है। दरअसल ट्रंप की बौखलाहट का बड़ा कारण ये ब्रिक्स ही है, क्योंकि इसमें शामिल रूस और चीन आपस में अपनी करेंसी में ट्रेड करते रहे हैं और अन्य देश भी डॉलर के बजाय ये कदम उठाने की तैयारी में। ट्रंप को डर है कि यूएस डॉलर की मोनोपोली को बड़े देशों ने खारिज कर दिया तो अमेरिका का प्रभुत्व खत्म हो जाएगा। यानी ट्रंप के निशाने पर ब्रिक्स में शामिल तमाम देश होंगे। ब्रिक्स देशों के साथ भारत भी इस मुद्दे को WTO में उठा सकता है। दूसरी तरफ भारत में स्वदेशी वस्तुओं को लेकर एक नया जोश दिख रहा है। मेक इन इंडिया के मंत्र के साथ आत्मनिर्भरता वाली राह पर चलने को भारतीय तैयार है। इन सब के बीच कूटनीतिक स्तर पर भी प्रयास तेज हैं। ट्रंप के टैरिफ एक्शन के बीच रूसी राष्ट्रपति पुतिन का भारत दौरा कंफर्म हो गया है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने कहा है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन
जल्द ही भारत की यात्रा पर आएंगे। मॉस्को में मौजूद डोभाल ने तारीखों का जिक्र तो नहीं किया, लेकिन उम्मीद है कि पुतिन का दौरा अगस्त के अंत में होने की संभावना है। संभावना ये भी है कि जल्द ही ट्रंप और पुतिन भी मिल सकते हैं। यानी दुनिया में एक नए परिवर्तन की आहट तेज हो गई है, जिसमें भारत एक्स फैक्टर बनकर उभरेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। हालांकि इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बिल्कुल साफ साफ अपना पक्ष रखा है, लेकिन कई लोग बाजार के नाम पर इस 25-50% के खेल को समझ नहीं रहे हैं और अपनी ही सरकार को झुकने के लिए कह रहे हैं। मोदी जी को एक बार सुन लेते हैं, क्या कहा नरेंद्र मोदी। अपने किसानों का हित सर्वोच्च प्राथमिकता है। भारत अपने किसानों के, पशुपालकों के और मछुआरे भाई बहनों के हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा। और मैं जानता हूं व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं। मेरे देश के किसानों के लिए, मेरे देश के मछुआरों के लिए, मेरे देश के पशुपालकों के लिए आज भारत तैयार है। किसानों की आय बढ़ाना, खेती पर खर्च कम करना, आय के नए स्रोत बनाना, इन लक्ष्यों पर हम लगातार काम कर रहे हैं। हमारे लिए अब डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा था वो तो आपको अंग्रेजी में है, वो दिखाने की आवश्यकता नहीं, लेकिन भारत के ऊपर लगातार दबाव बनाने की कोशिश में डोनाल्ड ट्रंप उसके लिए सबसे ज्यादा समर्थक देश को ही दुश्मन बना बैठा है। हमारे साथ जो लोग जुड़े हैं आज का गेस्ट पैनल में, उनके पास चलता हूं। डोनाल्ड ट्रंप का ट्रांसलेटेड स्क्रिप्ट हम साथ में दिखाएंगे। मैं स्वागत करता हूं आज के अतिथि सिद्धार्थ दवे जी, ये विदेश मामले के जानकार हमारे साथ है। हमारे साथ राव साहब है, RS राव, आपका भी स्वागत है। और हमारे साथ इकोनॉमिस्ट के तौर पर गौरव गुप्ता जुड़े हैं, आपका भी स्वागत है। मैं पहले सिद्धार्थ दवे जी से समझना चाहूंगा, आप इसे कैसा देखते हैं सिद्धार्थ जी? एक आम दर्शक इसको क्या समझे? जी नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। सुरेश जी, देखिए भारत के लिए ये बहुत बड़ी एक अपॉर्चुनिटी है, इसको मैं इस तरह से देखता हूं। निश्चित रूप से मैं हमेशा इस बात को आपके चैनल के माध्यम से हमेशा कहता हूं कि जब इतिहास लिखा जाएगा तो इतिहास में भारतवर्ष का चैप्टर होगा, उसमें एक चैप्टर होगा 2014 के बाद का भारत, और उसमें भी एक मुख्य चैप्टर लिखा जाएगा जो लिखा जाएगा ऑपरेशन सिंदूर और उसके बाद का भारतवर्ष। इसमें एक और सब चैप्टर जुड़ सकता है, और वो है कि जो ये अभी जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने जो शुरुआत की है, ये भारत के लिए एक चुनौती भी है और एक अवसर भी है। और जिसे हम जिस तरह से देखते हैं कि ये ट्रंप ने जो ये फैसला किया है, ये सिर्फ व्यापार या फिर यूक्रेन रशिया वॉर और समझौते के नाम पर किया है, लेकिन उसका मकसद साफ है। एक तो ब्रिक्स की जो मुद्रा चुनौती है, डी-डॉलराइजेशन है, और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि भारत की जो रणनीतिक ऊर्जा और उसकी सुरक्षा पर हमला किया। लेकिन भारत किसी की जो निजी वैमनस्य या राजनीतिक एजेंडा का औजार नहीं है, ये ट्रंप शायद समझने में भूल कर रहा है। और इसने ये जो हमला है, कहीं ना कहीं पे जब नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, उन्होंने ये शब्द प्रयोग किया है कि ही हैज टेकन इट पर्सनली, और उन्होंने ये कहा भी है कि इससे निजी तौर पर भी उनको नुकसान होगा, परंतु राष्ट्रहित में जो उन्होंने कहा है कि राष्ट्रहित सर्वोपरि है। और इससे ये भी स्पष्ट दर्शाता है कि हम अपनी ऊर्जा की जो जरूरियात है, हमारे जो कूटनीतिक विकल्प है, और जो हमारा रक्षा का जो सिद्धांत है, हमारा जो डिफेंस प्रिंसिपल्स हैं, उससे हम
खुद तय करते हैं और अपने आप तय करते हैं। इसको मैंने जैसे शुरुआत में ओपनिंग रिमार्क्स में कहा कि ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। 140 करोड़ भारतीयों को अब जागना है और एक इकोनॉमिक फ्रंट पे, जैसे आज सुबह में उदय कोटक जी का भी एक इंटरव्यू मैं देख रहा था और जिस तरह से उन्होंने आह्वान किया, और नरेंद्र मोदी का स्वभाव है कि वो हर एक विपदा को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करते हैं। यही एक अपॉर्चुनिटी है जो भारत के पास आई है। भारत आजाद हो गया होगा 1947 में, सोशल रेवोल्यूशन हुए हैं, किंतु जो इकोनॉमिक रिसर्जेंस की जो बात है वो अवसर अब भारत के पास आया है। और जो डोनाल्ड ट्रंप, उसकी बात मैं नहीं करना चाहता, कुछ अजीब से उनका बिहेवियर हो रहा है। हर रोज सुबह उठ के वो कुछ अलग से ही बात करते हैं, हो सकता है कल कुछ और बयान दे दे, कुछ और बात कर दे, किंतु जो भारत का जो नेतृत्व है, जो दृढ़ मनोबल है नेतृत्व का, उसको उन्होंने चुनौती दी है। और इसका जो है तुरंत नरेंद्र मोदी जी जो है, जो बहुत दूर का सोचते हैं, बहुत दूर का देखते हैं, उन्होंने तुरंत एससीओ में जाने का भी फैसला किया 2018 के बाद, और साथ साथ में रशिया के साथ भी हमारी जो मित्रता है उसको और सुदृढ़ बनाया है। तो आने वाले समय में बहुत सारी चीजें बदलने वाली हैं। और इसके पहले मैं अपनी बात को खत्म करूं, इसके पहले मैं आपको बता देना चाहूंगा कि कुछ ही हफ्तों पहले प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो लैटिन अमेरिका और घाना और कुछ अफ्रीकन देशों की भी जो मुलाकात की थी, कहीं ना कहीं पे वो शायद इस चीज को भाप गए थे, और कहीं ना कहीं पे जो फोकस है वो हमारा लैटिन अमेरिका, अफ्रीका और हमेशा से साउथ ईस्ट एशिया तो रहा ही है, उस तरफ का भी हो रहा है। तो नए समीकरण जल्द ही आने वाले हैं। कुछ टफ डिसीजंस भी लेने पड़ेंगे, तो वो भारतीय हित में और भारत के राष्ट्र हित में वो लेने पड़ेंगे। और जो बहुत महत्वपूर्ण बात, शायद अगर आगे समय हुआ तो मैं बताऊंगा, कि क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो एग्रीकल्चर पॉलिसीज और जो वो चाह रहा था कि वो वहां की जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, जो कि इसमें कई बार उसको हम ब्लड मिल्क भी कहते हैं, ब्लड मिल्क यानी कि वहां के जो डेयरी उत्पाद हैं, वहां की जो गाय, उसको तो गाय कहना भी कैसे कहेंगे, लेकिन उनको वो नॉन वेजिटेरियन फिश और बोन मील्स और वो सब खिला के जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, वो चाह रहे थे कि वो भारत में उसका निर्यात करें। किंतु नरेंद्र मोदी जी इसमें पूरी तरह से मक्कम है, दृढ़ है कि कुछ भी हो जाए, हमारे जो एग्रीकल्चर और डेयरी जो इंटरेस्ट हैं, उस पर हम कोई भी किसी भी कीमत पे समझौता नहीं होने देंगे। बिल्कुल। तो आपने ये विस्तार से सुना, और हर हिंदुस्तानी को सुनना जरूरी है, क्योंकि ये एकदम गरीब से गरीब हिंदुस्तानी से भी कनेक्टेड होने वाला मुद्दा है। RLN राव जी से समझते हैं, आप इसे कैसा देखते हैं? अनम्यूट करिए, शायद आपने म्यूट किया है। अभी सुना? हाँ, बोलिए। सर, अभी जो इन्होंने जो टैरिफ लगाया है, ये पहले से ही ये तय था कि उनको करना ही है, क्योंकि आप अगर देखेंगे तो 2019 में इन्होंने जनरल प्रेफरेंस ट्रीटमेंट एक था, उसको भी उन्होंने निकाला। उस वक्त भी उन्होंने झगड़ा चालू किया था 2019 में। उसके बाद क्या हुआ था कि इनका टर्म खत्म हो गया, इलेक्शन में हार गए। अभी उनको मन में वो भी था कि उन्होंने उस वक्त जो पुश करने के लिए किया, यही डेयरी प्रोडक्ट्स और यही एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के लिए, अभी नया टर्म है, ये पहले से ही चालू हुआ है। उसके बाद अपना जो गलवान का इनका जो कचरा स्टेटमेंट्स और झूठ बोलना, ये भी बाहर आ गया, वो इनको प्रेस्टीज इश्यू बन गया है। और सबसे यहाँ जो उनका जो प्रॉमिस है, जो यूक्रेन का वार को सेटल करने के लिए, वो नहीं कर पाया था। और बहुत सारे जॉब इसमें या इकोनॉमिक इसमें, अगर वो बजट में डिफिसिट फिर लेके आना, ये सारे कंटिन्यूअसली फेल हो रहे हैं। हर मौके पर उनका फेलियर मिला है, और इस फेलियर का जितने भी गुस्सा है, जितना अनकंफर्टेबल, अभी ये निकाल रहे हैं। और इनका क्या था कि वो रशिया नाम नहीं सुन रहा, उनके बात नहीं सुन रहा था, तो ये इंडिया का जो ऊपर प्रेशर डाल के, इंडिया की तरफ से रशिया के ऊपर प्रेशर डालने के लिए भी ट्राई किया, वो भी नहीं हो पाया। अभी इनको ये है कि अपने मन को इन्होंने, जब मोदी जी ने जून 17 को इनको फोन पे बात हुआ था, तो हमने उनको क्लियर कर दिया था कि इसमें ये जो गलवान का हमने जो लड़ाई रुकी, उसमें आपका कोई रोल नहीं है, हमने उनको सीधा सीधा बता दिया। वो वहां से भी इन्विटेशन है। और जहां ये ट्रेड टॉक जब मार्च से चालू है,
तो तब वक्त भी हमारा लोग, जो भी आप देखेंगे WTO हो, कहीं भी हमारा नेगोशिएशन चलता है, हम लोग बहुत पक्का प्रिपरेशन के साथ थे, बहुत स्ट्रांगली हमारा केस रिप्रेजेंट होता है। एक कम से कम पिछले 30-40 साल से जब WTO का भी नेगोशिएशन था, उस वक्त ही जो इंडिया है वो स्ट्रांगली लड़ता है कोई नेगोशिएशन फोरम में। अभी इसमें क्या हुआ कि वो कहीं बडजिंग नहीं हो पा रही है, तो ये प्रेशर उल्टी सीधी इसमें कहीं ना कहीं लेकर आ रहा है। इसका कोई लॉजिक नहीं है, इसका कोई रीजन नहीं है। अब इसके बाद हमको क्लियरली एक आगे जाके हमको अपना खुद का रास्ता ढूंढना पड़ेगा, और ये एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, जैसे अभी साहब ने बताया था, बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। और हमको हमारा खुद के हिसाब से हम जो ट्रेड का ये जो स्कोप है, जो अफ्रीका का, ये एशियन कंट्रीज का, उसका थोड़ा डाइवर्सिफाई अच्छा तरह से करना पड़ेगा। और दूसरा क्या है कि हमारा जो रेगुलेटरी जो ये है, रिलैक्सेशन है, टैक्स प्रोसेस रिलैक्स करना है, ये सारे देखे आना है का है, ये करेंगे तो हमको कोई ये नहीं है। और सबसे बड़ा ये है कि जो ट्रेड का जो डेफिसिट है, जो भी है, क्वांटम जो है अमेरिका का, ये बहुत छोटी है। और इसके वजह से अगर हमने ये कुछ हुआ ही भी है, जस्ट 0.2% का हिट होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा। RBI का भी एक रिपोर्ट है, SBI का भी एक रिपोर्ट है, 0.2 to 0.3% का नेगेटिव हिट होगा इंडिया में। वो भी अगर हम लोग करेंगे, आपको ये देखिए कि ये एक रिपोर्ट के हिसाब से हमारा इंटरनेशनल ट्रेड जो है 15 से 20% बढ़ेगा। वो डाइवर्स के पहले ही अगर हमने बहुत अच्छा डाइवर्स यूरोप में या एशिया कंट्रीज में, अगर हमने साउथ अफ्रीका में हमने डाइवर्ट किया, और ये EU के भी हम लोग डाइवर्ट कर सकते हैं। रशिया में बहुत अपॉर्चुनिटीज है, उसको भी हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। अगर ये हमने सब कर दिया तो ये थोड़ा 4-5 महीने में टेम्पररी ये है, हमको कोई डरने की कोई जरूरत नहीं है। अभी एक सिंपल एक थोड़ा सा छोटे बात में बोल रहा हूं, ये अगर ये किससे डील कर रहा है, एक गुजराती पॉलिटिशियन और एक चार्टर्ड अकाउंटेंट फ्रॉम मुंबई और एक पहाड़ी IPS ऑफिसर और तमिल IAS ऑफिसर, बीच में अमित शाह कौन है उसको कोई डिस्क्रिप्शन हम नहीं दे सकते हैं। दे डोंट नो व्हाट दे आर गोइंग टू डू। बिल्कुल। मैं गुप्ता जी से जानना चाहूंगा, राहुल गांधी कह रहे हैं कि ये डेड इकोनॉमी है, इसमें कुछ जान नहीं है, अपनी कमजोरी को भारतीय जनता के हितों पर हावी न होने दे, क्या कहेंगे आप गौरव? सबसे पहले तो मैं सुदर्शन चैनल का धन्यवाद करना चाहूंगा कि जहां हर न्यूज चैनल कह रहा है कि 1% GDP डाउन हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव पक्षों को दिखाया जा रहा है। और मैं काफी सौभाग्यशाली हूँ कि हमारी दूरदर्शी प्रधानमंत्री मैं पॉजिटिव जो दिखा रहा हूँ पॉलिटिकल गेन के लिए नहीं दिखा रहा हूँ। हमें क्रायोजेनिक इंजन नहीं दिया तो हमने बना दिया, हमें सुपर कंप्यूटर नहीं दिया तो हमने बना दिया। तो हमें जब कोई ऐसी चीज देने से रोक देता है, बंधन पा देता है, या न्यूक्लियर ब्लास्ट के समय जो हमने टेस्ट किया था उस समय जो प्रतिबंध लगे थे, हम उससे इंप्रूव हुए, इसलिए हम लड़ाई का संदेश देते हैं। ये ड्राइवन फोर्स का काम करेगा। USA मिस्टर ट्रंप को बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि उन्होंने क्या किया है, ये हमारे लिए ड्राइवन फोर्स का काम करेगा। और हम पहले ही मेक इन इंडिया पे दूरदर्शी प्रधानमंत्री जो हमारे मोदी जी है, उन्होंने पहले ही इतना काम कर दिया है कि अब काफी हम रफ्तार से चल रहे हैं। और अगर मैं एक पूरा बताऊं इसके अंदर कि हमारा टोटल एक्सपोर्ट, अगर टोटल एक्सपोर्ट 70 लाख करोड़ का होता है, जिसमें से 7 लाख करोड़ ही USA को एक्सपोर्ट किया जाता है। और USA ऐसा क्यों कर रहा है? USA कह रहा है कि रसिया से तेल मत खरीदो, USA कह रहा है कि कृषि के ऊपर ड्यूटीज कम कर दो, तो ये हमारे किसानों को स्टेक पे रखा जा रहा है। और अगर हम रसिया से तेल नहीं खरीदते तो इससे ज्यादा हमें नुकसान हो सकता है। और अगर भारत के प्रोडक्ट ने क्वालिटी बनाई है, अब वैश्विक स्तर पर भारत के प्रोडक्ट जाने जा रहे हैं, तो हमें अल्टरनेटिव मार्केट खोजने में भी कोई वो नहीं होगा, हमारे अल्टरनेटिव मार्केट खोज लिए जाएंगे। और भारत में जो मेक इन इंडिया का कॉन्सेप्ट जो मोदी जी बहुत पहले ही ले आए, आज ये बहुत बड़ा खतरा हो सकता था। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि USA द्वारा इस तरीके का बैन करना, हमारे टैरिफ लगा देना काफी बड़ा खतरा हो सकता था। लेकिन ये मोदी जी की दूरदर्शिता थी जो मेक इन इंडिया पे इतना काम हुआ है कि आज हम इतने शांत होकर बैठे हैं। और ये हम आगे इसको हमें पता है कि मेक इन इंडिया ने रफ्तार पकड़ ली है और ये इस रफ्तार से जाएगा कि मोदी जी ने जो 2047 में विकसित भारत का बोला है वो उससे पहले ही पूरा करेंगे। और मोदी जी विजनरी हैं। मोदी जी ने कभी नहीं बोला कि मैं 5 साल में विकसित कर दूंगा, उन्होंने 2047 का लिया था और हम विकसित होकर रहेंगे। बिल्कुल।
अब मैं जरा थोड़ा विस्तार से कुछ विषय रखना चाहता हूं, उस पर मैं अब तीनों की प्रतिक्रिया चाहता हूं। अंग्रेज इस देश से चले गए, वो कोई हमको स्वतंत्रता देखे गए ऐसा कहना मूर्खता है, क्योंकि आज भी भले हम राजनीतिक नेता चुनने की स्वतंत्रता हमारे पास रखते हैं, लेकिन हमारे देश के अर्थ नीति से लेकर विदेश नीति से लेकर हमारे सांस्कृतिक नीति से लेकर कई नीतियों पर उसका प्रभाव है। तब एक ईस्ट इंडिया कंपनी थी, अब 500 फॉर्चून कंपनियां बनाकर दुनिया पर राज करने का नया तरीका ढूंढा है। भारत की टाटा कंपनी को साथ लेकर कहें या भारत की रिलायंस को साथ लेकर 10% भी क्यों ना हो, उसमें अमेरिका अपनी टांग अड़ाकर आपको लूटने की व्यवस्था में हकदार बनता है। यह नई नीति अब वन वर्ल्ड की तरफ जा रही है। दुनिया में देशों की सीमाएं ना हो, सेनाएं ना हो, एक ही करेंसी हो और वो एक करेंसी भी डिजिटल हो, फिर वो क्रिप्टो हो या कहने के लिए रुपये हो, लेकिन वो डिजिटल होगी। लेकिन आने वाले दिनों में अमेरिका की दादागिरी, अर्थात अमेरिका का राष्ट्रपति दुनिया का राष्ट्रपति होगा और बाकी देशों के प्रधानमंत्री केवल उस देश के प्रधानमंत्री होंगे। मतलब एक दुनिया की वन वर्ल्ड की सिस्टम लाने के दिशा में जो इसके लिए लक्ष्य 2030 रखा गया है, उस दिशा में ये सब कुछ चल रहा है। क्या हम फिर एक नई गुलामी की तरफ जा रहे हैं? वैसे भी आज गुलामी अलग अलग देशों में अलग अलग समाज के लोगों पर है ही। आज भी अगर हम देखते, मैंने 2015 में डिजिटल गुलामी की सीरीज की थी, उसमें मैंने कहा था उस समय में कि आने वाले दिनों में इस डिजिटलाइजेशन का परिणाम कौन से सेक्टर पर क्या होगा, एआई के कारण ऑटोमोबाइल में क्या होगा, शिक्षा में क्या होगा। 2015 में मैंने कही हुई बात कि लाखों लोगों के रोजगार जाएंगे, 2025 में सही हो रही है। मैं आज दावा करता हूं कि दुनिया वन वर्ल्ड की तरफ जा रही है, ये उसी का एक लक्षण है। ये हिंदुस्तान के हित में नहीं है। हां, हिंदुस्तान इसके विरुद्ध लड़कर उस एक दिशा में जा रही दुनिया का नेतृत्व तो जरूर कर सकता है। मैं जरा आपसे जानना चाहूंगा सिद्धार्थ दवे जी। जी सुरेश जी, आप बिल्कुल सही बता रहे हैं कि जिस तरह से वैश्विक एक ऑर्डर बन रहा है और क्यों आसिफ मुनीर को जो है लंच कराया गया, डिनर बिरयानी खिलाई गई, कहीं ना कहीं पे उसके पीछे भी एक क्रिप्टो करेंसी का ही एक तत्व जो है वो उसके साथ मिला हुआ है। किंतु भारत जो है इन सब से एक अलग राह जो है वो अपनी चला रहा है, अपनी बना रहा है। और एक जगह पे जहां पे मैंने कहा भी था कि भारत जो है वो सुपर पावर नहीं किंतु स्मार्ट पावर बनने की दिशा में अग्रसर हो रहा है। भारत जो है वो अपनी खुद की राह, अपनी खुद की नीतियां गढ़ रहा है। भारत जो है वो 2047 में किस तरह का स्वरूप लेगा, वो एक स्मार्ट पावर का स्वरूप लेगा जो टेक्नोलॉजी के सेंस में एक सुपर पावर होगा। अभी मैं चूंकि एक बात जो हमारे पहले पैनलिस्ट राव साहब ने भी बताई कि ये जो टैरिफ का जो चल रहा है, इसमें मैं दर्शकों को एक बात बताना चाहूंगा कि जिसमें रशियन ऑयल जो हम खरीद रहे हैं उससे भारत को लगभग $14 बिलियन का जो है वो बचत हो रही है। इसी के विपरीत जो टैरिफ लगा रहा है ट्रंप, तो इससे भारत को नुकसान कितना होगा, वो लगभग एक आंकड़ा कहता है कि $9 बिलियन के आसपास का होगा। तो कुल अगर हम जमा और ये देखें तो फिर भी भारत जो है वो $5 बिलियन के फायदे में, प्रॉफिट में रह रहा है। अब चूंकि जो विषय है वो मोदी और ट्रंप का जिस तरह से टैरिफ जो उसने लगाया है उस पे है, तो इसको वहां की निकी हेली ने भी कहा कि भारत जैसे मजबूत सहयोगी से रिश्ते न बिगाड़े। और क्योंकि जिस तरह से भारत का उदय हो रहा है, भारत हर सेंस में, अब जैसे ये घटना हुई है, इसको भी भारत जो है वो अपॉर्चुनिटी की तरह देखेगा। अपने जो मीडियम और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं उसके प्रोडक्शन को बढ़ाएगा। कुछ ना कुछ स्टिमुलस पैकेजेस आने वाले दिनों में जो है इसकी घोषणा होगी। और हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शुरुआत में ही 2014 में ही एक जो नारा बनाया था जेड पॉलिसी, यानी कि जीरो इफेक्ट जीरो डिफेक्ट, किस तरह से हम अपने प्रोडक्शंस की जो क्वालिटी है उसको बढ़ाएं और पर्यावरण पे भी नुकसान ना करें, यानी कि जीरो इफेक्ट जीरो डिफेक्ट पॉलिसी की बात की है। ऑपरेशन सिंदूर की वजह से क्या हुआ कि विश्व ने देखा कि एक डिफेंस सेक्टर में एक महाशक्ति का उदय हुआ है। अब
फिलीपींस के जो प्रमुख आए थे, उन्होंने कहा हमें और ब्रह्मोस मिसाइल्स चाहिए। वहां पे जब लैटिन अमेरिका गए, वहां से भी उन्होंने, अर्जेंटीना ने भी कहा कि हमें आपकी डिफेंस टेक्नोलॉजी चाहिए, हमें आपका एविएशन डिफेंस एविएशन और वो सब चाहिए, हमें आपकी टेक्नोलॉजी चाहिए, हमें आपके डिफेंस इक्विपमेंट्स चाहिए। तो ये सबको देख के अमेरिका, जो कि एक डिफेंस प्रोडक्शन में एक बहुत बड़ा देश अपने आप को मानता है, वो एक तरह से बौखला गया है। और जैसे कि राव साहब ने कहा, ये तो सिर्फ एक बहाना है कि आप रशिया से तेल मत खरीदिए, उनसे आप ऑयल मत खरीदिए। चाइना खरीद रहा है, उसने उसको 90 डेज का टाइम दिया है। टर्की खरीद रहा है, उसके बारे में कुछ नहीं कह रहा है। यूरोपियन यूनियन बहुत सारे पेट्रो प्रोडक्ट्स जो है वो रशिया से खरीद रहा है, उसके बारे में कुछ नहीं कह रहा है। यहां तक कि जब डोनाल्ड ट्रंप को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये पूछा गया, उनकी हिपोक्रेसी, उसका दंभ देखिए किस तरह से खुलकर आया, जब उनसे ये पूछा गया कि आप भी तो, यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका भी रशिया से काफी सारी वस्तुओं का आयात करता है, जिसमें यूरेनियम प्रोडक्ट्स हैं, जिसमें ऑयल प्रोडक्ट्स भी हैं, तो उसने उस प्रश्न को ही टाल दिया और कहा कि इसके बारे में मुझे नहीं पता है, मैं आपको बाद में आई गेट बैक टू यू ऑन दिस। तो देखिए, ये एक हिपोक्रेसी का एक अलग ही लेवल जो है वो ट्रंप की तरफ से दिखता है। भारत अब 1990 वाला भारत नहीं है, अब ये आत्मनिर्भर भारत है। और अब जिस दिशा में ये आगे बढ़ रहा है, आपने बिल्कुल सही बताया कि स्वतंत्रता 1947 में जो हुआ वो स्वाधीन हुआ है। स्व का तंत्र जो है वो धीरे धीरे हम विकास कर रहे हैं, चाहे वो कल्चर में हो, चाहे वो हमारी फॉरेन डिप्लोमेसी में हो, चाहे वो हमारी मिलिट्री डिप्लोमेसी में हो। ऑपरेशन सिंदूर जिसने एक नई रेड लाइन जो है वो ड्रॉ की है, तो एक हमारी मिलिट्री टैक्टिक्स और मिलिट्री डिप्लोमेसी में भी एक नई शुरुआत हुई है। हम वो राष्ट्र नहीं है जो पहले डॉसियर दिया करते थे, हम वो राष्ट्र नहीं है जो बोलते थे कि चलिए ठीक है, बातचीत तो करें, अमन की आशा तो चालू रहे। वो राष्ट्र अब नहीं रहा है। इसी तरह से इकोनॉमिक्स में भी, इसी तरह से वित्तीय फ्रीडम, वित्तीय स्वतंत्रता, वो भी अभी ये एक अवसर है। और जैसे राव जी बता रहे थे कि एक जगह पे नरेंद्र मोदी जैसे कूटनीति है, पीयूष गोयल जी जैसे उन्होंने उल्लेख किया कि वैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट की बुद्धि है और इच्छा शक्ति है NSA अजित डोवाल की। बिल्कुल, तो मतलब आने वाले दिनों में हमको एक नई लड़ाई के लिए तैयार रहना होगा, क्योंकि सूट बूट में दिखने वाले ये राक्षस आपके शरीर के अंगों को चुराने से लेकर, खून चूसने से लेकर, जेब से पैसे निकालने से लेकर सब कुछ कर सकते। इस बार धोखा एक ही है। पिछले बार आप अपना धन आप घर के अंदर, जमीन में, दीवारों में कहीं भी रख सकते थे। इस बार आप सब कुछ डिजिटल बनाकर उनके हवाले कर चुके हैं और इसलिए लड़ाई बहुत ज्यादा खतरनाक होने वाली है। मैं आप सभी का धन्यवाद देता हूं। इस पर स्पेशल शो बाद में करेंगे, क्योंकि आज मैंने इस मुद्दे पर एक शॉर्ट शो करने का तय किया था। शशि थरूर से पहली बार मैं किसी बात पर सहमत हूं। क्या कहा शशि थरूर ने, सुनिए। रेसिप्रोकल तो उनका ही लफ्ज है, वो खुद कह रहे हैं कि रेसिप्रोकल है। हम जब उनके ऊपर नहीं दे रहे हैं, मेरे ख्याल में हमारे जो टैरिफ्स है जिसके खिलाफ ट्रंप साहब शिकायत कर रहा है, हमारे तो एवरेज टैरिफ्स अमेरिकन गुड्स पे 17% है। तो अगर आप सोचेंगे कि 17% के बदला वो लोग 50 कर रहे हैं, तो हम क्यों 17 पे रुके? हम भी 50 तक कर सकते हैं। अगर वो लोग इसको ये अगले 3 हफ्ते में बदला नहीं, और अगर 50% असलियत में हुआ, तो मेरे ख्याल में हम भी 50 उन पे लगाना चाहिए उसी वक्त, उधर तक नहीं। हम तो धमकी वाले देने वाले देश नहीं है, लेकिन जो लोग हम पे किया तो रेसिप्रोकल हम भी करने जानते हैं। मैं भी मोदी जी से यही मांग करता हूं कि अमेरिका को जैसे के तैसे उत्तर देना चाहिए।